और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। दिल्ली में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंची हैं। मीटिंग के दौरान मगरबी बंगाल से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत हुई। इसमें रियासत को मिलने वाली बकाया रकम का मुद्दा भी शामिल रहा। लोकसभा इंतखाब के बाद दोनों के दरमियान ये पहली रस्मी मुलाकात रही। दोनों लीडरान की आखिरी रस्मी मुलाकात 25 मई 2018 में हुई थी। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने रेलवे मुलाजमीन को 78 दिनों का बोनस देने का फैसला किया है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने ई सिगरेट पर पाबंदी को भी मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में आज कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 78 दिनों के बोनस से रेलवे के 11,52,000 मुलाजमीन को फायदा पहुंचेगा। बोनस की अदायगी के लिए 2024 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि अब मुल्क में ई सिगरेट को बनाने और फरोख्त करने, यहाँ तक कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। In the USA, already 7 deaths have happened which are directly linked with e-cigarettes. So the cabinet rightly thought it's time that we immediately took a decision so that the health of our citizens, of our young, is not really thrown to a risk. So the cabinet has approved. The clip will show you the danger in two film little shots. But the course that the cabinet has advised us to take is to take an ordinance immediately, considering the seriousness of the impact of this e-cigarettes on the people, on the health of people. So there will be an ordinance, subject to, of course, the Rashtrapati clearing it. So an ordinance will be passed, and we hope to take this matter in the next session of the Parliament. 6 साल लगातार मोदी सरकार के कार्यकाल में ये रेलवे कर्मचारियों को मिला है। रेलवे सुचारू रूप से चल रही है और इस तरह के निर्णयों से कर्मचारियों का मोटिवेशन बढ़ता है और कर्मचारी पूरी ताकत से काम करते हैं और करेंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है। और रेलवे के कर्मचारियों को इतना बड़ा बोनस देने का यही कारण भी है क्योंकि एक तरह से देश की लाइफलाइन है और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण निर्णय कर्मचारियों के हित में आज किया है। वहीं ई सिगरेट पर मरकजी हुकूमत ने पाबंदी लगाने का फैसला किया और इस पर अवाम का भी रद्द अमल हमारे सामने आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि लोगों ने इस पर क्या कुछ कहा। ई सिगरेट पे जो बैन करने का जो कदम है गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है और इसके लिए यूथ के लिए बहुत अच्छा वो मिल रहेगा। I think it's a good decision because it's very, very harmful for the lungs. It's damaging the lungs and lot of children are now getting hooked onto this. Because how else do you control the youth? Because the whole shift was now instead of smoking a normal cigarette to go to vaping. And I've just come in from Nairobi, Kenya, where we have lot of schools kids being affected by vaping. And it's fairly serious. I'm glad that in India the government is taking steps like that. Smoking is any day, like any form, be it e-cigarette, be it normal cigarette, be it like anything, hookah and all, they all are harmful, to be honest. Like no one should do it anyway only, be it like anything. और अब बात करेंगे अयोध्या मामले की। जी हां, अयोध्या मामले में जल्द ही फैसला आने का इम्कान है। हिंदू फरीक की सुनवाई के बाद अब मुस्लिम फरीक की जरह भी पूरी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक फरीकीन को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले मालिकाना हकूक मामले में फैसला आ सकता है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इशारा दिया कि सनीचर को भी समाअत हो सकती है। वहीं समाअत के दौरान रंजन गोगोई ने सालिसी को लेकर खत मिलने का भी तस्करा किया और उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से मसले का हल निकालना हो तो कोर्ट के सामने ये बात रखी जाए क्योंकि समाअत काफी आगे बढ़ चुकी है और ऐसे में अब रुका नहीं जा सकता। आपको बता दें कि रंजन गोगोई इसी साल 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वहीं MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट मजाज है, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार है
और जब सुप्रीम कोर्ट ही खुद कह रहा है कि 18 अक्टूबर तक शायद पूरे पार्टीज़ अपनी बहस को मुकम्मल कर लेंगे, आर्गूमेंट्स को, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उनके ऊपर है वो कब फैसला दे। सो ये लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है, हर पार्टीज़ को पूरा वक्त मिलना चाहिए और मिलेगा, मुझे यकीन है, अपनी बात को रखने का, क्योंकि इसके बाद तो कोई कोर्ट ही है ही नहीं, ये आखिरी कोर्ट है। और जो मुस्लिम साइड बहस कर रही है और धवन साहब बेहतरीन बहस कर रहे हैं, तो अब वो बहस कब तक ख़त्म करेंगे वो मैं नहीं बता सकता, वो तो उनको बताना पड़ेगा। ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, यही उम्मीद है। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा मुझे नहीं मालूम, मगर सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करते आया है और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ ही करेगा। और वहीं अयोध्या मामले पर मुफ्ती मुकर्रम का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी बोला है कि मध्यस्थता चलेगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं रुकेगी। तो एक बीच में अगर दोनों चीज़ें चलती हैं तो भी कोई बुराई की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और जो भी फैसला हो वो सच्चाई पर, इंसाफ पर मबनी हो। यही देश भी चाहता है और यही देश के अवाम भी चाहते हैं। और वहीं मुस्लिम फरीक के वकील ज़फ़रयाब जीलानी ने कहा है कि 18 अक्टूबर तक तमाम दलीलें पूरी हो जाएंगी और बातचीत में हम वक्त ज़ाय करना नहीं चाहते। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने ज़फ़रयाब जीलानी से खास बातचीत की। मस्जिद विवाद को लेकर आज एक डेडलाइन बताई गई कि 18 अक्टूबर तक सब लोग अपनी दलीलें पूरे कर लेंगे। ज़फ़रयाब जीलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है? ये तो पार्टीज का हमारी तरफ से प्रपोजल था, हमारे सीनियर एडवोकेट धवन साहब ने बताया था कि तकरीबन वक्त लगेगा हमको करने में, तो उसके बाद दूसरे पार्टीज को सुन के कोर्ट ने अंदाज़ा लगाया कि इत्तेफाक हो जाना चाहिए और सब पार्टीज ने कहा है कि हाँ हम कोशिश करेंगे जब तक खत्म हो जाए। लगातार मुस्लिम फरीक जो है, मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है, कितने दिन आप लोग और लेने वाले हैं? कहा धवन साहब ने कोर्ट में कि ये हफ्ता और अगला हफ्ता, ये तो हम इनके जवाब पर उम्मीद है कि ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद 2 दिन हमें लगेगा सूट नंबर 16(4) की अपील में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, तो उसके बाद वो लोग जवाब दे देंगे। फिर हमें जवाब में कुछ टाइम चाहिए होगा तो 1 दिन में हम जवाब दे देंगे। जिस तरह से अब फिर मुज़ाकरात या बातचीत की का एक मौक़िफ़ सामने आया है, कहा जा रहा है कि बातचीत से मसला, हमारा वक्त ज़ाया न करिए, जिस साहब ने कहा है ये उनसे पूछिए जाके, हम कोई बातचीत में नहीं जा रहे हैं। कोर्ट ने भी वाज़ेह कर दिया, जो पार्टी चाहे बातचीत करना, हम इस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, हमें कोई उम्मीद नहीं है ना हम नहीं जा रहे उसमें। अदालत ने जिस तरह से कहा, कहीं किसी कंपेल नहीं किया है, अदालत ने कहा जो पार्टी चाहे कोई बातचीत करे, कोई सेटलमेंट करना चाहे कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट कर दें, खत्म। CJI 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो क्या फैसला आने की उम्मीद है? अभी भी आपने पूछा है कि 18 अक्टूबर तक अगर बहस खत्म हो जाएगी या एक आध दिन और चलेगा, तो जजेस का भी जहन यह है, इसका मतलब कि वो रिटायरमेंट के पहले फैसला देना चाहते हैं, तो ये तो उनकी एफर्ट है, हम किसको क्या कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर बातचीत चल रही है, तो अब कोई बातचीत के लिए जाना है, कोई मौका नहीं? कितनी मरतबा कहूँ यार कि जब कोर्ट में भी पहले कह दिया था, आज तो कोर्ट ने पूछा भी नहीं किसी से, आज तो कोर्ट ने किसी पार्टी से नहीं कहा कि आप जाइए कि न जाइए। उनका जो लोग बात करना चाहे करें, जो बात करना चाहते करें, हमें नहीं बात करना है किसी से, ना वो दूसरे पार्टी हमसे बात करना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़फ़रयाब जीलानी साहब का साफ तौर पर कहना है बातचीत का कोई मौका नहीं है, फैसला अब सुप्रीम कोर्ट से ही होगा और उम्मीद की जा रही है कि 17 नवंबर से पहले फैसला आ जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तोहफे भी मिली चीज़ों की नुमाइश दिल्ली की मॉडर्न आर्ट गैलरी में लगाई गई है, जिन्हें नीलामी के जरिए हासिल किया जा सकता है। ये एग्जीबिशन 14 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी। अब तक हज़ारों लोग ऑनलाइन नीलामी के जरिए दरख्वास्त भी कर चुके हैं। ये लोग वज़ीर-ए-आज़म को मिले तोहफे से अपना घर सजाना चाहते हैं। इस नीलामी के जरिए जो भी रकम हासिल होगी उसे नमामि गंगे स्कीम में लगाया जाएगा। बहुत बढ़िया। आप देख रहे होंगे कोई $5,000 है, तुरंत 6,000 हो रहे हैं और पब्लिक का इतना प्यार है प्रधानमंत्री के लिए। कल तो जन्मदिन था, मैंने देख रहा था कि काफ़ी चीज़ ऐसे राइज कर रहा था, आप भी नेट में देख सकते। और पिछले बार भी ऐसे था, 2-3 दिन तो हम पागल हो रहे थे कैसे पब्लिक आके लाइव एक्शन हो रहा था।
तो सबसे बड़ी बात है कि सबका इच्छा है, ये प्रधानमंत्री जी को मिला है, किसी ने गिफ्ट किया है, वो चीज़ अगर उनका ड्राइंग रूम में लगेगा तो उससे बड़ी, क्यों इतना प्यार है पब्लिक का, वो प्यार अभी वो आप देख सकते, जो बोली में आपको पता चलता है। कभी कभी उनको गाइड करना पड़ता है कि आप कैसे उसको बोली लगाएंगे, तो थोड़ा हेल्प डेस्क हमारा है, उसमें हम गाइड करते हैं और देख के बहुत खुश हो जाते हैं। हर कभी कभी पूछते हैं भाई उड़ीसा का चीज़ कहाँ है, हम बता देते हैं यहाँ है, कि कभी बोलता है नहीं कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई आता है तो बोलता है भाई कहाँ पर, उसको भी हम बता देते हैं। तो पूरा ट्रेंड यहाँ पर लोग हैं, सारे गाइड करते हैं सबको। हमारी नुमाइंदा रचना ने इस एग्जीबिशन का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 6 महीनों में मिले उपहारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जो पैसा इन प्रदर्शनी से आएगा, यानी कि इस ई ऑक्शन से आएगा, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वपूर्ण योजना नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आप ई ऑक्शन में जो चीजें अब तक नीलाम हो चुकी हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वो है चांदी का कलश। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो चांदी का कलश आपको दिखाई दे रहा है। इस कलश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री विजय रूपानी की तरफ से दिया गया था। इसका ऑक्शन हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर भी है ऑक्शन के लिए। इस नंबर पर जाकर आप ऑनलाइन ऑक्शन में अपने भागीदारी को शामिल कर सकते हैं और इस नंबर्स के जरिए आप ऑक्शन में शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस चांदी के कलश को मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार स्वरूप दिया था। और हिंदी जबान पर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने दो टूक जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजभाषा की इज्जत करना हमारा फर्ज है, मुल्क के इत्तेहाद के लिए हिंदी ज़रूरी है, लेकिन अदालतों के कामकाज इलाकाई ज़बान में भी होने चाहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की खास बातचीत पे ये बयान सामने आया है। अमित शाह जी ने हाल फिलहाल में कहा कि पूरे देश को जोड़ने के लिए हिंदी का नेशनल लैंग्वेज होना अति आवश्यक है। आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा का सम्मान होना है या अपने देश के उन प्रतीकों का, जो प्रतीक देश के सम्मान के प्रतीक हैं, उनका सम्मान करना हम सबका दायित्व है। स्वाभाविक रूप से ये चीजें तो आगे हो ही सकती हैं कि न्यायालय का कार्य आप जो है अंग्रेजी के साथ साथ वहां की लोकल भाषा में भी दे दीजिए। भाई आप तमिलनाडु की बात करते हैं तो अंग्रेजी के साथ साथ तमिल दे दीजिए। तमिल में भी वहां का, भाई एक कॉमन मैन वहां का तमिल जानता है, तमिल में भी उसको जानने का अधिकार होना चाहिए कि न्यायालय में क्या हो रहा है। एक कॉमन मैन अंग्रेजी तो नहीं जानता, तमिल जानता है। राजभाषा के नाते हिंदी आप उनको अडॉप्ट करें, अच्छी बात है। इसी प्रकार से आप केरल में जाएंगे, एक कॉमन मैन वहां का मलयालम जान रहा है। धारा 370 को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट होकर के मोदी जी और अमित शाह जी के साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय के साथ खड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको विरोध करना है, उनको नहीं मालूम कि विरोध का माध्यम क्या उनका है या विरोध किस बात का कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध के लिए विरोध करते हैं। देखिए, नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्थ साउथ डिवाइड जैसी चीज तो नहीं आएगी। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम तमिलनाडु में तमिल भाषा को प्रमोट करते हैं और साथ साथ ऑप्शन के रूप में हम ये चीजें भी देते हैं। आप कह रहे हैं थोपिए मत। नहीं, मैंने क्या कह रहा हूं भाई, अगर ये आती है तो आखिर हमारा एक देश है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ हम स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी को भी प्रमोट करते हैं। क्योंकि अगर आप देश की बात करते हैं, क्या तमिलनाडु के व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह दिल्ली में आके रोजगार करे, लखनऊ में आके नौकरी करे? उसको क्या अधिकार नहीं कि भोपाल में और मुंबई में जाके वह नौकरी कर सके? अगर वह इन भाषाओं के बारे में जानता है तो उसके लिए एक व्यापक ऑप्शन होगा, एक विराट ऑप्शन होगा उसके सामने कि कहीं भी जाकर के अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी तय कर सकता है कि मैं वहां जाकर के उसका लाभ ले सकता हूं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और सैलाब की सूरत-ए-हाल पर सियासत भी तेज हो गई है। अपोजिशन जहां सैलाब मुतासिरीन को जल्द राहत पहुंचाने का मुतालबा कर रहा है, वहीं रियासती सरकार मरकज से माली मदद का भी मुतालबा कर रही है। एक रिपोर्ट। सैलाब पर सियासत,
सैलाब मुतासिरीन को जल्द मदद करने का मुतालबा। रियासती सरकार ने मरकज से मदद का किया मुतालबा। कैसे दूर होगी सैलाब मुतासिरीन की परेशानी? मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी है तो सियासत भी चल पड़ी है। मंदसौर में साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सैलाब मुतासिरा लोगों के साथ बिजली का बिल जलाया, साथ ही फावड़ा उठाकर इलाके की सफाई की। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने सरकार से सैलाब मुतासिरीन को मदद करने की अपील की। वहीं मंदसौर सैलाब के हालातों का जायजा लेने पहुंचे जिले के इंचार्ज वजीर हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा है कि सैलाब से जो नुकसान हुआ है उसका सरकार मुआवजा देगी। साथ ही शिवराज सिंह पर भी निशाना साधा। ये अहिंसक आंदोलन का तरीका है, इसलिए हमने अन्यायपूर्ण बिजली के बिल जो 15,000, 20,000, 25,000 के आए हैं उनको जलाया है ताकि सरकार ये बिजली के बिलों की वसूली बंद करे। उनमें क्या किया उनने आज तक? ये सिर्फ राजनीति, स्टंट की राजनीति करते हैं। कल ये कह के गए वो कि 1,000 करोड़ रुपया हमने दिया। 1,000 करोड़ रुपया का 1 रुपया का भी हिसाब ले लीजिए, आप लोग अपने लेवल से पता लगा लीजिए। भोपाल में सब लोगों के पास सूत्र है, आपके पास इतना बड़ा आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, वो सार्वजनिक रूप से जनता को गुमराह कर रहा है और ऐसे समय में राजनीति कर रहा है जब सबको एक साथ मिलकर सांत्वना का काम करना चाहिए। हमारे प्रदेशवासी बाढ़ के हालातों से जो है जुझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। ये समय उन बाढ़ प्रभावितों को हम कैसे मदद पहुंचा सकें, उन बाढ़ प्रभावितों को हम कैसे सहायता दे सकें, उनके दुख, उनके परेशानी को कैसे हम लोग ठीक कर सकें, ये हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए और ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। सैलाब को लेकर हो रही सियासत के बीच वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी लीडरों को दिल्ली जाकर मरकजी सरकार के खिलाफ धरना देना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वज़ीर आला कमलनाथ से सैलाब को लेकर मुलाकात की। मैं तो बीजेपी के नेताओं से निवेदन करता हूं कि वह दिल्ली जाएं और जो आवश्यकता है, ये कलाकारी बहुत हो गई, ये दौरे करने से किसानों को कोई राहत नहीं मिलने वाला। दिल्ली जाएं और दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी के सब नेता वहाँ धरना दें। कि जो बाढ़ की स्थिति है वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश पे, उस पर विस्तृत हमारी चर्चा हुई है। केवल ग्वालियर चंबल संभाग, मुरैना, भिंड, श्योपुर, अशोकनगर नहीं, लेकिन मंदसौर और नीमच की भी स्थिति का जायजा की चर्चा हमारी हुई है और मैंने स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, निवेदन किया है कि मुआवजा राशि जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए, पर सर्वे ठीक होना चाहिए। मध्य प्रदेश में बारिश लगातार हो रही है तो सियासत भी अपोजिशन सरकार को घेर रहा है, तो कमलनाथ सरकार मरकजी सरकार को। लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर सैलाब से बिगड़े हालात काबू में कैसे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं वजीर पीसी शर्मा ने शिवराज सिंह चौहान के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि रियासती सरकार आईनी हुकूक पर अमल कर रही है और सैलाब मुतासर इलाकों में हर मुमकिन मदद भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और पीसी शर्मा से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे अनुराग ने। प्रदेश में बाढ़ के हालातों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि बाढ़ के हालातों को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, डैम में कब कब कितना पानी भरा गया, क्योंकि ये मानव चूक है जो बाढ़ के हालात बने। बहुत ठीक कहा उन्होंने, ये मानव चूक है। 17 सितंबर जन्मदिन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आर्टिफिशियल बाढ़ क्रिएट की गई सरदार सरोवर डैम के माध्यम से। इनको 138.68 भरना था। शेड्यूल था 135 मीटर 30 सितंबर तक भरने का, लेकिन इन्होंने 15 सितंबर को 138.68 भर दिया। 30 सेंटीमीटर 48 घंटे में भरना था, इनने 24 घंटे में भरा। पूरे नियम, कायदे, कानून तोड़ दिए, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के बड़वानी और धार के 36 गांव डूब में आ गए और लोगों की फसल नष्ट हो गई, लोगों को भागना पड़ा। और मध्य प्रदेश की सरकार को, कमलनाथ जी की सरकार को स्पेशल वहां पे पैकेज भेजना पड़ा। सुरेंद्र बघेल जी जो हमारे मंत्री हैं,
हनी जी, वो वहाँ डटे रहे। तो ये सब इन्होंने पैदा किया आर्टिफिशियल, केवल कि ये अपने हाथ झाड़ने के लिए कि अब हमारा कोई लेना देना नहीं, इतना पानी भर गया है, अब जो भी है मध्य प्रदेश की सरकार जाने। और मध्य प्रदेश की सरकार को 10,000 करोड़ गुजरात की बीजेपी सरकार से इस डैम के मामले में जो रेवेन्यू जमीन है, जो फॉरेस्ट जमीन, इसके लिए लेना है, जिसके आंकड़े मैंने दिए हैं। और इसी तरह 10,000 करोड़ केंद्र सरकार से लेना है, जो विभिन्न योजनाओं में हक है मध्य प्रदेश की जनता और सरकार का। तो पहले तो ये जो श्वेत पत्र हम दे रहे हैं, ये श्वेत पत्र है, इसका जवाब दें, और बाकी हम 15 साल का जो काला चिट्ठा है इनका, उस पर काला पत्र जारी करेंगे। सर, इसके अलावा वो शिवराज सिंह चौहान का ये भी। वहीं छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने नए व्हीकल एक्ट को लेकर सजा की तजवीज़ पर बड़ा बयान दे डाला। वज़ीर आला ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ के लिए नया मॉडल लेकर आएंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि गुजरात का कोई भी मॉडल छत्तीसगढ़ में अमल में नहीं लाएंगे। और रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी बारिश से लोग बेहाल ही नजर आ रहे हैं। शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों में नाराजगी का ये हाल है कि शहर में पहले से इंतजामात आखिर क्यों नहीं किए गए। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। बारिश से बेहाल हुआ रायपुर, बारिश से शहर हुआ पानी पानी। बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, हर तरफ नजर आता है पानी ही पानी। लगातार हो रही बारिश और सैलाब ने रायपुर को पानी पानी कर दिया है। शहर में हर तरफ पानी ही नजर आता है, रोड तालाब में तब्दील हो गई है। बारिश से शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कई इलाकों में घरों में बारिश का पानी घुस गया है। क्या इंसान क्या जानवर सब बारिश से बेहाल नजर आ रहे हैं। स्कूल जाने में दिक्कत होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। उल्टा कार वालों को ये दिमाग नहीं होता पानी भरा है तो हम कैसे जा रहे हैं, और वो इधर आना जाना करते हैं। थोड़ी सी पानी में इतना बरसात भर जाता है कि जाने की हिम्मत ही नहीं होती। घुटने तक पानी आ जाता है, और पानी इतना आता है हमारे घर से तो पूरा यहाँ तक कमर तक पानी आ जाता है। बारिश की वजह से शहर के इंतजामात की पोल खुल गई है। ड्रेनेज सिस्टम फेल नजर आता है। बारिश से डूबे शहर में लोगों की हिफाजत का भी किसी को ख्याल नहीं रहा। ट्रांसफार्मर पानी में डूबे रहे, लेकिन बिजली की सप्लाई तक बंद नहीं की गई। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। अब देखना यह है कि लगातार हो रही बारिश और सैलाब की सूरत हाल से लोगों को राहत कब मिल पाती है। एक बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में अभी भी करंट प्रवाह है। तो जाहिर सी बात है, अगर करंट कहीं से पास होता है तो यहाँ बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ड्रेनेज सिस्टम जो दिख रहा है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम आप देखिए कि जो चंद घंटे की बारिश में पूरा जो बस्ती है वो लबालब पानी से भर जाता है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18।